कि आप लोग वहां पर पैसा बांट रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि टाका तो ले लिया, वोट नहीं देंगे। अभी तो बीजेपी वाले तो फिर क्या है, आप लोग कहते थे टीएमसी इज द न्यू लेफ्ट, पर फिर अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा करते हैं तो फिर इसका कौन जवाब देगा? मैं हूं यासर मलिक। है ना, इसलिए ये न्यूज बनी है, ये न्यूज को बनाया गया है। अभी यही चल रहा है कि रोज एक एक घंटे में आपको ऐसी न्यूज आती रहेगी। तो इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल आप करते हो, आप जिस तरह से इस्तेमाल करते हो सामने दिखता है सब कुछ। क्यों बैठे, क्यों उनको चुनाव आयोग ने क्यों नोटिस नहीं थमाया नितिन नवीन को? और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। योगी जी भी तो जाते हैं बंगाल से लेकर केरल तक, बाकी सब आपस में लड़ाई है। सनातन की बात आप करते हो, गोमांस खाना चलता है आपके हिमांशु ये हिमंता बिस्वा शर्मा को, मंगलवार को फिश खाते हो आप। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने आज तो कमाल ही कर दिया। आज बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे और उनको जो है इस सवालों से भागने भी नहीं दिया। आज की डिबेट गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप की बेस्ट डिबेट होने वाली है, जिसमें अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी प्रवक्ता जो सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी बाबा समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञान वाला समझते हैं, उनकी कैसी बखिया उधेड़ कर रख दी। और यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल ने भी ज्ञानी बाबा यानी सुधांशु त्रिवेदी के एक एक झूठ का पर्दाफाश किया है और उनको भागने नहीं दिया। उनकी एक एक बात जो भी वो बोल रहे थे उसको झूठा साबित किया है, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता की कैसी कलई खुलती है और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप भी अच्छी खासी कलई खोलती है बीजेपी के प्रवक्ता की। तो आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर ये डिबेट चल रही थी। आज पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोटिंग चल रही है, तो वहां पर क्या रिजल्ट आते हैं और इस डिबेट में क्या कुछ बातें की गई हैं, सब आपको समझ में आएंगी। और किसकी सरकार बनने वाली है, कौन वहां पर हावी है, कौन वहां पर जीत रहा है, तो पूरी डिबेट देखिए, आपको एक एक बात का पता चल जाएगा। यहीं से शुरू करते हैं। टीएमसी कह रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि आप लोग वहां पर पैसा बांट रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि टाका तो ले लिया, वोट नहीं देंगे। देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने एक निर्णायक रूप से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जनादेश देने जा रही है। अब जो अभी आपने तमाम आंकड़े रखे, इन्हीं आंकड़ों को दृश्य देख लीजिए। 2011 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अप्रासंगिक थी। 2016 का विधानसभा चुनाव हमें 3 सीटें मिलती हैं और 10% वोट मिलते हैं, यानी एक हमने जंप लिया। 2021 का विधानसभा चुनाव हमें 77 सीटें मिलती हैं और 38% वोट मिलता है और तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट मिलता है, यानी 10% का डिफरेंस। यानी सिर्फ 6% वोट यदि उधर से इधर आ जाए तो सारी परिस्थिति बदल सकती है। तो अब जो कुछ दिख रहा है 11, 16 और 21 के विधानसभा चुनावों में, वो ट्रेंड यह दिख रहा है कि जनता का समर्थन उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता चला जा रहा है। पिछले चुनावों में भी लगभग मन परिवर्तन का बना लिया गया था। और याद करिए अंजना जी, पिछले चुनाव में हम मुख्य विपक्षी दल बन के उभरे, जो 3 सीटों वाली पार्टी थी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट साफ हो गए और सत्ताधारी दल थी तृणमूल कांग्रेस, मगर सब तरफ प्रचार क्या हुआ, बीजेपी चुनाव हार गई। भाई साहब, बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटें पाके 38% वोट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई। और जो पार्टियां जीरो पे सिमट गई, उनकी हार नहीं थी। यह दर्शाता है कि जन समर्थन कितनी मजबूती से भाजपा के पक्ष में था। इस बार आप देखें तो एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य चुनावी हिंसा के लिए अधिक बदनाम हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव होता है। सिर्फ एक ही राज्य है पश्चिम बंगाल जहां चुनावी हिंसा की अनेक घटनाएं होती हैं, दुखद घटनाएं होती थी। 2018 के पंचायत चुनाव में 75 लोग मारे गए थे। तो इस बार जो सतर्कता और सजगता रही है, केंद्रीय बलों की उपस्थिति रही है, इसलिए पहले चरण में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोई हत्या का समाचार नहीं आया है चुनावी हिंसा में। यानी अब इस बार मुझे लगता है कि ऐतिहासिक मतदान हुआ है। तो यह ट्रेंड दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक छलांग और लगने वाली है। और यह मनोभाव भी दिख रहा है, आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं और ट्रेंड भी यही दिखा रहा है। चलिए ठीक है, अब आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए आज टीएमसी का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपको भी अंदर से एहसास है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि भवानीपुर की लड़ाई थोड़ी दिलचस्प तो बन गई है। एक बार रिजल्ट्स पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। 2021 का उपचुनाव, जिसमें उपचुनाव से चूंकि नंदीग्राम में वो हार गई थी, 58,835 वोटों से वो
जीती। 2016 में वो यहां से कंटेस्ट करती हैं, 28,719 वोटों से ममता बनर्जी जीतती हैं। और उसके पहले जो 2011 का चुनाव था उसमें भी 54,213 वोटों से वो जीती। वो उपचुनाव था, बाद में उन्होंने वहां से लड़ा। 40% स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, 40% आबादी गैर बंगाली है भवानीपुर में, जिसमें मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, अन्य गैर बंगाली जातियां भी वहां पर रहती हैं। आपको नहीं लगता एक बड़ा चैलेंज है? लगभग 40,000 के आसपास वहां वोट भी कटे हैं और एक बहुत बड़ा गुजराती और मेरे साथ पहली बार हुआ, सिद्धार्थ जी मैं आपको बता रही हूं, मैं स्वयं प्रकाश जी, पहली बार मेरे साथ हुआ कि मुझे भवानीपुर में ऑन कैमरा कई लोग थे, मैं इससे भी इनकार नहीं करूंगी जो ममता दी का नाम ले रहे थे, लेकिन कई लोग थे, महिलाएं खासकर, जिन्होंने ऑन कैमरा कहा कि वो दीदी के साथ इस बार नहीं है। ऐसा पहले नहीं होता था वहां। ठीक है, देखिए, नहीं देखिए क्या है कि अगर लोकतंत्र है, सबको अपना मत अधिकार करने का अधिकार है मतों का, मगर जिस तरह से अनुच्छेद 326 का ये उल्लंघन करके चुनाव कराया जा रहा है और सुधांशु जी कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा, इनको एसआईआर की लाइन में खड़े हुए 200 लोग से ज्यादा मरे वो नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें उनको ब्लड नहीं दिखा। ज्ञानेश कुमार जी के हाथ तो खून से रंगे हुए हैं, ऑलरेडी प्रक्रिया में रंगे गए। मगर आप यहाँ की बात कर रहे हैं ना, अपने समुदाय की बात की। देखिए, बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति बंगाली है। मैं राजस्थान से हूँ, हमारे दादा पुरख आकर के यहाँ 100 साल पहले अगर सेटल हो गए, मगर बंगाल में रहने वाला व्यक्ति बंगाली है। वो गुजरात से आके सेटल हुआ, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, बहुत लोग सेटल है यहाँ पर। और जहां की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, वहां डांडिया का उत्सव होता है गुजरातियों का, और छोटी से लेकर के आज ममता बनर्जी 70-71 साल उम्र हो गई है, तब तक उस डांडिया में जाती है और उनको सपोर्ट करती है। स्वयं प्रकाश जी, बंगाली बाहरी आप लोग करते हैं, से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल, मतलब लोग, आम लोग भी जानते हैं पुरोहित जी, फिर 3 बार की मुख्यमंत्री कैसे बोल सकती हैं? जी देखिए, नहीं देखिए, अभी लोकतंत्र के अंदर में जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो समझ में आ रहा है, सारे इंस्टीट्यूशन है, ये नोटिस भिजवाया गया है। मेरी बात सुनिए, बहुत सी बात बोली जाती है, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब क्या राजनीतिक भाषण जो होते हैं, उसके अंदर में अगर कोई एक शब्द किसी से निकल जाता है, उससे उसके चुनाव के ऊपर, सुनिए, ये राजनीतिक डिवीजन की बात करने वाले लोग हैं। वो चाहते हैं कि ये SC, ST, अनुसूचित जाति, इनके कुछ मुद्दे उठा करके इनके वोट खींच लो। ये राजनीति है और कुछ नहीं है। इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स कहते हैं, आप भी समझती है। ये चुनाव के बाद में इसको फेंक दिया जाएगा कागज को। मगर अगर परसों चुनाव है ना, इसलिए ये न्यूज बनी है, ये न्यूज को बनाया गया है। अभी यही चल रहा है कि रोज एक-एक घंटे में आपको ऐसी न्यूज आती रहेगी, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। मगर मिताली बाग पर जिस तरह से एक आक्रमण हुआ, एक महिला जो सांसद है, उसके बारे में क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रबड़ स्टाम्प की तरह काम करता है। उनके नेता, ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी आपको पुरोहित जी कि इतने हल्के में से मत लीजिए। जिस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसमें जो कानून है उसके तहत भी मतलब सजा है। वो शब्द नहीं बोला जाना चाहिए, वो प्रतिबंधित है, वो जाति सूचक शब्द है। उसका इस्तेमाल कोई भी करे, उसके खिलाफ इतना सा नोट, आपको भी पता है कंप्लेंट हो जाना कितनी गंभीर बात होती है। तो खैर, इसका जवाब तो अब डीजीपी और वो लोग ऑर्डर देंगे। लेकिन उनका कहना है सुधांशु जी कि आप लोग उनको टारगेट कर रहे हैं चुनाव आयोग के जरिए, SC आयोग के जरिए। जवाब दीजिए। देखिए, वास्तविकता यह है, पहली बार देश एक ऐसा चुनाव देख रहा है जहां पर सुरक्षा बलों की गहन मौजूदगी में कोई हिंसा न हो पाने के कारण किसी के पेट में दर्द हो रहा है। पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा जा रहा है जहां SIR यानी वास्तविक वोटर ही चुनाव डाल सके, संदिग्ध वोटर चुनाव न डाल सके, उसके लिए समस्या हो रही है। पर उनकी सांसद की गाड़ी पर, सुधांशु जी आपको टोक रही हूं मैं बीच में, लेकिन उनकी सांसद की गाड़ी पर भी तो हमला हुआ है ना। एक बार विजुअल दिखा दीजिए। वो भी तो बीजेपी वाले। तो फिर क्या है? आप लोग कहते थे TMC इज द न्यू लेफ्ट, पर फिर अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा करते हैं तो फिर इसका कौन जवाब देगा? देखिए, अगर कहीं पर कोई भी घटना हुई है तो हिंसा का प्रयोग सर्वथा गलत है। जिसने भी किया है कानून उस पर कार्रवाई करेगा। और यहां हम अभी भी कहना चाहते हैं, तो तमाम लोग जो जहां जहां पर रुके हुए हैं उनको तो अभी भी वेस्ट बंगाल पुलिस पकड़ पकड़ के ले जा रही थी। और अगर ऐसा है तो वो क्या उन्होंने, उनकी पुलिस अभी भी वो है, उन्होंने FIR करवाई है क्या? FIR करवाएं और उसके बाद जांच करवाएं, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो।
परंतु हम यह कहना चाह रहे हैं, हमारे एक वो करेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। कैंडिडेट थे शुभेंदु सरकार, उनको किस ढंग से दौड़ाकर मारा जा रहा था वो देखा जा रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, 75 हत्याएं होने वाले चुनाव में आज एक भी हत्या नहीं हुई। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल बीजेपी प्रवक्ता की कैसी धज्जियां उड़ाने वाले हैं, और अंजना ओम कश्यप भी आगे और ज्यादा तीखे सवाल बीजेपी प्रवक्ता से पूछेंगे। दिखा रहे हैं। क्या ये जाति भी सिर्फ आपके लिए वोट बैंक का तरीका है? उसका अपमान आपके लिए मुद्दा नहीं है? नहीं अंजना जी, ये जाति का इस्तेमाल तो इस देश के इकलौते प्रधानमंत्री है, 70 साल में 14-15 प्रधानमंत्री हुए, उसका इस्तेमाल तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करते हैं, संसद में भी करते हैं, सब जगह करते हैं, लेकिन उनका निषेध कभी मैंने सुधांशु जी के मुंह से नहीं सुना। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने अगर जाति सूचक कुछ बात कही है तो वो निषेधार्ह है। बिल्कुल मेरे पार्टी का भी कोई कहता तो मैं यहां से आज उसका भी निषेध करता। नहीं करना चाहिए। जाति सूचक अगर कुछ हुआ है तो, अगर वेंडेटा है तो वेंडेटा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए सुधांशु जी, नितिन नवीन जी को क्या अधिकार है सीआरपीएफ की गाड़ी में बैठने का? इसी से तो संदेश जाता है कि आप इस्तेमाल करते हो संस्थाओं का। आपने आंकड़े दिखाए अंजना जी, आंकड़ों में ये भी दिखाते कि एसआईआर में कितने परसेंटेज वोटर जो है वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज के कट गए हैं। तो इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल आप करते हो, आप जिस तरह से इस्तेमाल करते हो वो सामने दिखता है सब कुछ। क्यों बैठे, क्यों उनको चुनाव आयोग ने क्यों नोटिस नहीं थमाया नितिन नवीन को? बिल्कुल थमाना चाहिए। उनको जवाब देना चाहिए, और वहां का जो कैंडिडेट है उसकी कैंडिडेचर रद्द होना चाहिए अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार करने गए हैं तो। क्योंकि ये सरकारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है वो निषेध बाध्य है, वो नहीं हो सकता चुनाव में। लेकिन किया, बोले कुछ दिया नोटिस इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी जी को नोटिस दिया, बीच चुनाव के उन्होंने भाषण दिया था, और सबको कुछ प्रिविलेज नोटिस अभी हमने दी है, किसी वेणुगोपाल सर ने दिया, चुनाव आयोग ने कोई नोटिस नहीं दिया। तो ये बायस्ड जो नेचर है वो दिखता है। रात रही बात, दिल्ली में अलग कहते हैं, बंगाल में अलग कहते हैं, अरे ईंट और पत्थर में हमको फर्क करना पड़ रहा है। आप पत्थर बन चुके हो, आपने इस देश की डेमोक्रेसी को लपेट कर रख दिया है। और जो बंगाल में जाके बोलते हो ना, 4 उंगलियां आपके तरफ आती है, गाजीपुर की लड़की नहीं दिखती आपको? नहीं दिखती है ना सुधांशु जी, जब कोई दलित महिला पर बलात्कार, मुझे समझ में नहीं आ ऊंची जात के लोगों को सपोर्ट करने तुम्हारे लोग आ जाते हैं और बेशर्मी के हद तक जाकर अतुल सपोर्ट जी करते हो। की- अब किसी बीजेपी के नेता को मैंने विरोध करते हुए नहीं देखा। वो अपने चाल चरित्र चलन का सुधांशु जी देखिए। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आज एक संजय जी महिला ने आपके भी पास आरोप आएंगे। कांग्रेस पार्टी सब लगता लोग है। आज सुनना चाहते हैं कि भाई आप क्या हाँ, बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं, मुझे लग रहा कांग्रेस पार्टी तो विक्षिप्त हो गई है। ये नोटिस एससी कमीशन की तरफ से आया है, ये अतुल पाटिल जी को क्या हो गया है? ये चुनाव आयोग का नोटिस नहीं है भाई साहब। ये जानकारी के बगैर आके क्या आप लोग कुछ भी आके बोलने लगते हैं? और कांग्रेस पार्टी की तो बड़ी मजेदारी मुझे एक बात बताइए, देखिए, राहुल गांधी जी प्रचार करने गए नहीं, सीटें कांग्रेस की 2021 में है 0। और सुनिए, चुनाव के बाद सबसे ज्यादा हल्ला यही मचाएंगे कि हमारा वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। भाई साहब, सीटें हैं 0, रैली आपने की नहीं, प्रचार करने के लिए आपके नेता गए नहीं, और मैं अभी तक भविष्यवाणी कर रहा हूं, हो हल्ला जब के मचाएंगे कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। भाई साहब, पूछा क्या जाता है, बोला क्या जाता है? क्या लगता है कि आपके ऊपर भी क्या राहुल गांधी का प्रभाव आ गया कि प्रश्न एससी कमीशन का है और जवाब इलेक्शन कमीशन के बारे में बोलने लगे? समझा जा सकता है, कांग्रेस की मजबूरी और विफलता समझी जा सकती है कि आज उनके पास जमीन नहीं है, और इसके बाद भी उनको आकर कुछ ना कुछ अंट बोलना था। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी मणिपुर से, तो जाके कोई चेक कर ले ट्विटर अकाउंट पे, इनके प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया था, धुबरी बरपेटा के बाद मालदा में क्या क्राउड थी, और कहा था लुक एट द क्राउड। मगर इस बार वहां भी प्रचार करने नहीं गए। कारण क्या था? अब सबको समझ में आता है। एसआईआर को लेकर किसको दर्द है? क्योंकि उन्हीं इलाकों में क्राउड सबसे ज्यादा दिख रही थी जहां पर सबसे ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों की संख्या है। और मैं कहना चाहता हूं, इंडी गठबंधन की स्थिति यह है कि केजरीवाल जी वहां जाते हैं, स्टालिन बिहार जाते हैं। आप बताइए अंजना जी, आपको लगता है स्टालिन के बिहार जाने से कोई वोट मिलने वाला है बिहार में? या समाजवादी पार्टी का नेता पश्चिम बंगाल में वोट दिलवाएंगे, या ममता जी आके यूपी में वोट दिलवाएंगी? इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर इनका सिर्फ एक है कि ये सारे दल सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है। भाई योगी जी भी तो जाते हैं बंगाल में, घुसपैठिया और एंटी हिंदू हेट। योगी जी भी तो जाते हैं बंगाल से लेकर केरल तक। नहीं, बाकी सब आपस में लड़ाई है। अरे योगी जी भी तो जाते हैं बंगाल से लेकर केरल तक।
सुधांशु जी, नहीं, हमने तो आपसे बात की, हमारी तो पार्टी है ना। हम तो आपसे कह रहे हैं कि योगी जी के जाते हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, सबके जाने से वोट पड़ता है। आप बताइए, आप बिहार के रहने वाले, स्टालिन के आने से वोट होगा, जबकि स्टालिन के मंत्री ने क्या बोला बिहार के लोगों से? ठीक है। अरे वो हिंदी बोल नहीं सकते अतुल और जी, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बोल रहे अतुल हैं। जी, क्यों बुलाया जा रहा है? एक पर्टिकुलर वोटर को खुश करने के लिए बुलाया जा रहा है। बिहार से कोई मतलब नहीं है। यूसुफ पठान जो बांग्ला भाषा का एक शब्द नहीं बोल सकते, वो गुजरात से आके चुनाव जीत जाते हैं और 6 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार जाते हैं। ये वो फैक्टर है जो इन दलों को जोड़ता है। कटिंग अक्रॉस द स्टेट, कटिंग अक्रॉस द लैंग्वेज। तो एक वर्ग में वर्ग, जाति, भाषा और प्रांत में लड़ाई लगवानी है और दूसरे में जो यूनिटी है उसके लिए इन दलों में आपस में मारामारी है। और वही ठीक है। अतुल जी, छोटा सा रिस्पॉन्स। नहीं, अभी ऐसा है कि इन्होंने तो जवाब नहीं दिया कि सरकारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल चुनाव में करना ये कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच है, लेकिन उसको नोटिस नहीं मिला, उसका जवाब नहीं दिया, टालने की कोशिश की। अब दूसरी बात, सनातन की बात आप करते हो, गोमांस खाना चलता है आपके ये हिमंता बिस्वा शर्मा को, मंगलवार को फिश खाते हो आप। वो फिश दिखाई थी तेजस्वी ने जब, तो उसके ऊपर काफी हल्ला किया था बिहार के चुनाव में, लेकिन मंगलवार को आपके लोग वहां जाके फिश खाते। ठीक है, चूंकि आप मछली ले ही आए हैं तो मछली की थोड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं। चुनाव ऐसे ही लड़ते हैं। लोकतंत्र में अरे हमने तो ऐसा ही यार, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को ये अजूबा राज्य नहीं है, वो ऐसे ही हर राज्य में चुनाव लड़ते हैं। बंगाल और संघ के भी कार्यकर्ता जमीन पर लोगों के घरों में जाते हैं, काम करते हैं। आप मथुआ समुदाय की कह रहे थे, आप देखे ना, आज भी रेफ्यूजी की तरह इतने दशकों से वो वहां पर रह रहे हैं, रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं ना। मैं तो उनके टेंट में गई हुई हूं जहां वो रहते हैं रेफ्यूजी की तरह। बड़ी बुरी स्थिति है सर उनकी। लेकिन सुधांशु जी, उनके इस आरोप में दम है कि वही समुदाय आज बहुत ही डर में रह रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा इस बार एनआरसी के इंप्लीमेंटेशन को भी लेकर, और भी बहुत सारी उनकी चिंताएं हैं। और वो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मुझे समझ में आया ग्राउंड पे, आप ही के लिए वोट करता था। हाँ, अब देखिए, जो उन्होंने कहा उसके द्वारा चुनाव आयोग के पूर्वाग्रह का आरोप स्वतः समाप्त हो गया। ये खुद कह रहे हैं कि जो मथुआ समुदाय हमें वोट करता है, उनके लोगों के भी यदि वोट कटे हैं तो इसका मतलब यह आरोप विपक्ष का ध्वस्त हो गया कि इसमें किसी विशेष योजना से, किसी विशेष टारगेट करके कोई विशेष वोटर्स को टारगेट किया गया है। हाँ, ये जरूर है, मथुआ समुदाय बिल्कुल ऑफिशियली भारत में आना चाहता है और उसके लिए वो औपचारिक रूप से आवेदन कर रहा है। ये सीए के विरोध में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। हमने ऐसे ही समुदायों के लिए सीए की व्यवस्था की है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ वोटर्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन घुसपैठिया है ये एनआरसी के द्वारा होगा। हमारी सरकार आने दीजिए, उसके बाद एक एक की जांच होगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कौन हकीकत में यहां का है, कौन बाहर का है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि देखिए, जो लोग कह रहे हैं कौन अंदरूनी कौन बाहरी, अंजना जी, एक फैक्ट है जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। हमने अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र रखा है, मगर तृणमूल कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का नाम क्या रखा है? इश्तेहार। क्यों भाई, इश्तेहार क्यों रखा है? इश्तेहार क्या बांग्ला भाषा का शब्द है? नहीं, तो अरबी फारसी का शब्द है जो उर्दू में लिया गया है। क्यों रखा इश्तेहार? किसको खुश करने के लिए रखा इश्तेहार? और मैं बताना चाहता हूं, 1905 में जब बंग भंग हुआ था, उससे पहले जब नवाब कलीमुल्ला ने हिंदुओं के नरसंहार के आह्वान करने के लिए एक पैम्फलेट छपवाया था, तो उसका नाम भी इश्तेहार ही रखा था। और इसलिए हम आपसे बात कह रहे हैं, जो आप खाने पीने से लेकर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता जी रामनवमी का जुलूस रुकवाती हैं और यह कहती है रमजान के महीने में मुसलमान कोई गलत काम नहीं करता है, हिंदू रामनवमी में ध्यान रखें। गजब है साहब, रमजान के महीने में कोई मुसलमान गलत काम नहीं करता। अरे आपको पता नहीं है 16 अगस्त 1946 रमजान का महीना था, डायरेक्ट एक्शन डे जिस दिन हुआ था। अब अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, संजय कुमार जी ने जो बोला, अंजना जी, उससे हमारी बात साबित हो गई। संजय जी ने कहा कांटे की लड़ाई है, वो विश्लेषक हैं, उनका अधिकार है, और वो ये दो बातें कह रहे हैं, कांटे की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उनका स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में कहना। मेरी बात तो साबित हो गई। जोक रहे अतुल जी, क्या मतलब कांग्रेस पार्टी को भी तो सोचना होगा, 5 राज्यों के चुनाव है, ये सच है कि आप जो बताएंगे कि भाई इनका भी तो तमिलनाडु में नहीं है, इनका भी तो केरल में नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये बंगाल तो 20 साल तक आजादी के बाद आपका शासन रहा, उसके बाद वाम दल आए, तो जिन राज्यों में आप थे उनमें से सफाया जहां पर हुआ, जबकि इतने दशकों से होता हुआ जीरो पर आप
पहुंच गए? आपको लगता है कि आप चैलेंजर बन पा रहे हैं? आप ममता बनर्जी को राहुल गांधी कम्युनल भी कह देते हैं कि उन्होंने पोलराइजेशन नहीं किया होता तो बीजेपी को फायदा नहीं होता। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? और फिर सेंटर में कहते हैं उनके साथ लड़ेंगे। तो जनता भी तो ये सब देखती है ना अतुल जी। देखिए, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। कोई चुनाव हारने के लिए नहीं करती है। बीजेपी भी केरला में जाके चुनाव में करती है। तो एक परिस्थितियां होती है, परिस्थितियों से जूझना हर राजनीतिक दल का काम होता है। लेकिन मैं सुधांशु को थोड़ा इतिहास बता दूं। उन्होंने वो बंग मोमेंट की बात की 1905 की। उस वक्त रक्षाबंधन हुआ था। हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी और कहा था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। और तब का बंगाल बिहार उड़ीसा तक आता था। जब बिहार का जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तब का बंगाल जो है बिहार उड़ीसा तक आता था। और हिंदू और मुसलमानों की कोशिश अंग्रेजों ने की थी, उसको लोगों ने ठुकरा दिया था और रक्षाबंधन जो है एक दूसरे के साथ रखा था। आपको एनआरसी लगती है? अरे हमने बिना एनआरसी के 90,000 लोगों को बाहर कर दिया। आप 5,000 लोगों। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा? इस पर अपनी राय जरूर देखकर जाइए, और जिस तरीके से आज अंजना ओम कश्यप ने डिबेट किया, आप उस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। एक घुसपैठिया रहेगा नहीं, ये देश का कौन कहता है? देश का गृह मंत्री कहता है। एक घुसपैठिया आपने निकाला नहीं। एसआईआर के बारे में आपने कहा कि नहीं, एसआईआर हम घुसपैठियों को निकालने के लिए कह रहे हैं, और आज आप मजबूर हो गए कि नहीं घुसपैठियों के लिए तो हम अलग से कार्रवाई करेंगे। किसने कहा था? ये आप ही लोगों ने कहा था। ये अमित शाह जी ने कहा था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था, और हम खुद इलेक्शन। चलिए ठीक है अतुल जी, देखिए बड़ी बात यह है ना कि अंग बंग कलिंग जो न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, वो आज बिहार, ओडिशा और बंगाल की अब बात कर रहे हैं। तो वो स्थिति में दिख रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से एक रणनीति के साथ वो पार्टी आगे बढ़ रही है। आप खाली बात कर रहे हैं कि कब क्या था, तब क्या था, अब क्या था, इतिहास में कितने दिन तक रहिएगा? बार बार बीजेपी। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। पश्चिम बंगाल का चुनाव का आज लास्ट फेज है, यानी कि आज 29 अप्रैल को वोटिंग चल रही है सेकंड फेज की। और अब जो वोटिंग होगी उसका नतीजे 3 मई को आएंगे। 3 मई को पता चलेगा पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी, या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। जो वहां पर वोटिंग परसेंटेज पहले फेज में आई थी, 95% से ऊपर वोट पड़े थे, जो कि बहुत ज्यादा रिकॉर्ड था और चौंकाने वाले थे। और सभी विश्लेषक हो या प्रवक्ता हो या राजनीतिक पार्टियों, सभी हैरान थे कि इतने % वोट कैसे पड़े। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों ने घर से निकलकर वोट किया। तो वहीं दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि जो मतलब एसआईआर में लोगों के नाम कटे हैं, उसके डर से लोग घर से निकले और अपने वोट को और अपनी नागरिकता को बचाने के लिए वोट किए हैं। लेकिन ये तो जब रिजल्ट आएंगे पश्चिम बंगाल के, तब पता चलेंगे कि लोगों ने घर से निकलकर वोट क्यों किए, सत्ता परिवर्तन करने के लिए या अपने वोट और अपनी नागरिकता को बचाने के लिए। ये इंतजार सबको रहेगा 3 मई का। आप लोगों ने देखा कि पूरी डिबेट के अंदर जो ज्ञानी बाबा सुधांशु त्रिवेदी है, उन्होंने कोई भी मुद्दे की बात नहीं की, न पश्चिम बंगाल की, न पूरे भारत में जो युवा हैं या जो किसान हैं उनसे कोई लेना देना नहीं। पूरी डिबेट में सिर्फ एक ही मुद्दा चला, हिंदू मुसलमान का। हर चीज पर हिंदू मुसलमान करना है, यहां तक कि भाषा पर भी हिंदू मुसलमान करने लगे थे। जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसके बारे में जब बात की गई और सुधांशु त्रिवेदी ने खुद ही इस बात को लाए, ना किसी ने उनसे कोई सवाल पूछा, ना कोई ऐसा कोई टॉपिक चल रहा था, लेकिन खुद ही लेकर आए, क्योंकि इन्हें हर चीज में हिंदू मुसलमान करना है। क्या हमने जो है संकल्प पत्र रखा और जो ममता बनर्जी की पार्टी है उन्होंने घोषणा पत्र का नाम इश्तिहार रखा। तो कैसे ये जो है भाषा पर भी हिंदू मुसलमान करने लगे। और ये इनका जो है नैरेटिव ही यही रहता है, हर चुनाव में, हर डिबेट में यही सिर्फ हिंदू मुसलमान भाषा की बातें, और मतलब हर तरीके से यही करना होता है। इन्हें जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, जनता की बातें करना नहीं होती है, इतिहास की बातें करना होती हैं, या फिर ये हिंदू मुसलमान की बातें। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। और जो मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल ने जो सवाल पूछा कि पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन ने जो सीआरपीएफ की गाड़ी पर जो प्रचार किया, उस पर इलेक्शन कमीशन को क्या उन्हें नोटिस नहीं देना चाहिए था? जब ये सवाल पूछा तो सुधांशु त्रिवेदी कितनी जल्दी गोल पोस्ट हो गए। जो जाति सूचक शब्द ममता बनर्जी की तरफ से बोला गया, उस पर जो एससी का नोटिस गया था, उस बात को ले आए कि अतुल लौंडे पाटिल तुम्हें कुछ पता नहीं है, और जो है जो नोटिस था वो एससी की तरफ से था। मतलब सवाल कुछ पूछा, जवाब कुछ दिया, उस सवाल को ही नजरअंदाज कर गए। और ना ही गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने इस बारे में कुछ बोला। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। कितनी चालाकी से मुद्दों को, कितनी चालाकी से सवालों को डाइवर्ट बीजेपी प्रवक्ता करते हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा।
तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और अंजनम कश्यप ने आज वैसे थोड़ी अच्छी डिबेट तो की है कि बीजेपी प्रवक्ता से पलटकर सवाल पूछे हैं, लेकिन वैसी डिबेट नहीं जैसी सब लोग चाहते हैं। एक निष्पक्ष एंकर जो होता है वो हर बात में अगर गलत बात बोली जा रही तो उसको रोकना टोकना होता है और सवाल का जवाब लेना होता है। लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ हद तक तो थोड़ी बहुत ठीक डिबेट की, बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछे। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए कि पश्चिम बंगाल में जो आज लास्ट फेज की वोटिंग चल रही है, इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे तो किसकी सरकार बनने वाली है, कौन इस बार विजयी पश्चिम बंगाल में होगा, क्या ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पाएंगी, या फिर जिस तरीके से बताया जा रहा है और बीजेपी प्रवक्ता नेता सब आकर बोल रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आप लोग इसके बारे में जरूर बताकर जाइए कि पश्चिम बंगाल इस बार किसका होगा। कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।